डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज अकाउंटिंग का नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में समझेंगे। इसके कुछ फंडामेंटल जो बेसिक होते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए। बेशक ये कम मार्क का आता है, इसका वेटेज कम है एग्ज़ाम में, तो फिर भी इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको आगे काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो समझते हैं इस चीज़ के बारे में। देखो, आपने 11th में जो अकाउंटिंग की थी वो सिंगल ऑनरशिप की थी, ठीक है। सिंगल ऑनरशिप में ये पढ़ा था कि भाई जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो एक इकलौता जो ऑनर है वही बियर करता है, ठीक है। बट सिंगल ऑनरशिप का एक लिमिटेशन पड़ा था कि सिंगल ऑनरशिप के अंदर जो कैपिटल है, पैसा है, वो थोड़ा शॉर्टेज में होता है, कम होता है। अब मान लो सिंगल ऑनर को ये चाहता है कि भाई मेरे को अपने बिज़नेस को थोड़ा बड़ा करना है, वाइड करना है, ठीक है। उसको मेरे को बड़े लेवल पे ले जाना है। तो इसके लिए उसको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि वो एसोसिएट होना चाहेगा, मतलब वो जुड़ना चाहेगा कि एक दो बंदे और मिल जाएं और मैं बिज़नेस स्टार्ट कर दूं बड़े लेवल पे। फाइन। तो अगर मैं बिज़नेस को बड़े लेवल पे स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं पार्टनरशिप स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, या तो मैं कंपनी स्टार्ट कर दूंगा। तो 12th की जो बुक है इसमें हम यही अकाउंटिंग सीखेंगे। एक तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ेंगे और एक कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर सिंगल ओनरशिप के अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, जर्नल सीखा था, हमने लेज़र प्रिपेयर करना सीखा था। तो हर एक चीज़ हमने इसमें सीख रखी है ना। तो हमने इसमें रिकॉर्डिंग सीखी। रिकॉर्डिंग किस में होती है, आप सबको पता है कि भाई रिकॉर्डिंग जो होती है वो जर्नल में होती है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री सीखी हमने। फिर उसके बाद हमने लेज़र तैयार करा, ट्रायल बैलेंस तैयार करा, देन भी हमने क्या करा, फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट करी, जिसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। फाइन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अकाउंटिंग का जो तरीका है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, वो सेम ही रहेगा जो सिंगल ओनरशिप के अंदर होता है। अकाउंटिंग हमारी कभी चेंज नहीं होती। मैं ये कह सकता हूँ 90 से 95% जो तरीका है वो सिमिलर रहता है। वो जो 10% और 5% का जो तरीका है वो चेंज किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब एक बंदा नहीं है, अब यहाँ एक से ज़्यादा बिजनेस खोलने के लिए बंदे आए हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था कि सिंगल ओनरशिप में जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा बियर करेगा, जो भी लॉस होगा वो सारा बियर करेगा। बट पार्टनरशिप में अगर जितने पार्टनर्स होंगे तो उस केस में क्या होगा, अब प्रॉफिट का एक और लेवल बढ़ जाएगा। वो क्या होगा कि वो जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि प्रॉफिट जो हम निकालते हैं, अब वो इकलौता एक व्यक्ति प्रॉफिट नहीं रखेगा, वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बस ये एक्स्ट्रा अकाउंटिंग का काम होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई अकाउंटिंग चाहे सिंगल ओनरशिप करे, चाहे फर्म पार्टनरशिप में करें, चाहे अकाउंटिंग करें, जॉइंट वेंचर, कोई सा बिजनेस स्टार्ट कर दो, सब का सेम लेवल ऑफ अकाउंटिंग होता है। सब कैश मेंटेन करते हैं, सब लेजर बनाते हैं, सब रिकॉर्डिंग करते हैं, सब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग सेम रहेगी, बस में थोड़ा सा हम इसमें एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। चलो अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। देखिए, पार्टनरशिप is a formal arrangement by two parties or more parties, या मैं कह सकता हूँ दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर किसी बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और उस बिज़नेस से होने वाला जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन सी बात ये है कि ये एक बिज़नेस होना चाहिए, और उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप के अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूँ तो पहला फ़ीचर ये है कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं कर सकते। और प्रॉफिट शेयरिंग होती है इनके बीच में, ठीक है, कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं उस चीज़ का। और बिज़नेस लॉफुल होना चाहिए, ऐसा बिज़नेस हो जो लॉ के लिए लॉफुल हो, मतलब ऐसा बिज़नेस जो इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसा बिजनेस में,
वो वहाँ तक लिमिटेड नहीं होते। फाइन, मतलब इनकी लाइबिलिटी वहाँ तक लिमिटेड नहीं है जहाँ तक इन्होंने इन्वेस्ट किया है। कल को अगर बिज़नेस में लॉस होता है ना सर, तो उस लॉस की भरपाई के लिए इनका पर्सनल पैसा भी यूज़ किया जाता है। ये वहाँ के ऑब्लिगेशन भी होते हैं, इसलिए पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ये इसका सबसे मेन फीचर माना जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक पार्टनर जो है ना, ठीक है, फर्म के लिए, फर्म किसे कहते हैं, पार्टनर्स के ग्रुप को हम फर्म कहते हैं। सभी पार्टनर मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे हम फर्म कहते हैं। 4 पार्टनर्स 5 पार्टनर मिलकर जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसे फर्म कहते हैं। और वो पार्टनर क्या होता है, एज ए एजेंट के रूप में काम करता है। किसके लिए, उस फर्म के लिए। यानी कि एक अकेला पार्टनर सब के लिए लायबल माना जाएगा। यानी एक पार्टनर एक्ट करता है ऑफ ऑल पार्टनर्स के बिहाफ पर। ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ कि जैसे ये एक पार्टनर है, ठीक है, अब इस पार्टनर ने क्या करा, लोन ले लिया। ठीक है। अब जितना ये लायबल है, मान लो उस लोन के लिए 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन के रूप में, तो ये अकेला नहीं करेगा। ये मान लो इस फर्म में 3 पार्टनर हैं, तो इस पार्टनर ने एज ए एजेंट के रूप में काम करा है, तो यानी कि ये तीनों लायबल होंगे, ये अकेला लायबल नहीं होगा। तो एक पार्टनर सबके लिए काम करता है। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। ठीक है। और सब पार्टनर एक दूसरे के लिए करते हैं। नंबर्स कितने होते हैं इस पार्टनर्स में, मिनिमम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम अगर आपका बैंकिंग का बिजनेस है तो 10 और अदर बिजनेस है तो 20 होना चाहिए। ठीक है। बट मिनिमम 2 होने ज़रूरी है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन, इनको रजिस्ट्रेशन कराना एज अ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और नहीं चाहते तो नहीं भी करा सकते। बिना रजिस्ट्रेशन की पार्टनरशिप चल सकती है। बट आजकल क्या होता है कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराने से बेनिफिट ही होते हैं, क्योंकि कुछ लीगल राइट्स मिल जाते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है। तो ये इसके फीचर्स थे। फिर हम पार्टनरशिप डीड को समझेंगे। पार्टनरशिप डीड्स को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है। अब जो हमारा पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा, बट इसको समझाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इस चैप्टर को मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ाऊंगा और आपको ये चैप्टर बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। कई बच्चों को ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चलो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 11th में हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था। और ट्रेडिंग अकाउंट से हम सब ने पता है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ खर्चे लिख देते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे। उन डायरेक्ट खर्चों को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उनको उस बेस पे हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब ये अगर सिंगल ओनरशिप का बिजनेस होता, ये सारा का सारा प्रॉफिट क्या होता, एक सिंगल ओनर रख लेता। ये सिंगल ओनर है, ये रख लेता पूरा का पूरा प्रॉफिट। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जैसी अकाउंटिंग सिंगल ओनरशिप वाले करते हैं, सेम वही अकाउंटिंग अदर बिजनेस वाले करते हैं, जस्ट लाइक पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो बिज़नेस करेंगे पार्टनर्स, वो क्या करेंगे, वो भी तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर वो उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे। बट यहाँ तक तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ तक तो सर हम कर लेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब दिक्कत यहाँ ये आ गई है कि अब पार्टनर यहाँ पे एक से ज़्यादा है। मान लो 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं हमारे, है ना। मान लो 3 पार्टनर हो गए। अब ये जो तीनों पार्टनर्स हैं, ये प्रॉफिट, अब दिक्कत यहाँ आ गई कि इस प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइन। बस हमारा एक नेक्स्ट स्टेप है कि इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हमें सीखना है। इस चैप्टर में यही सीखना है कि जो आप प्रॉफिट निकालते हो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, वो हमें इसमें सीखना होगा। अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे, उसका एक अलग से अकाउंट मेंटेन करना होता है। उसी अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मली, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को इन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट स्टेप होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट।
एग्ज़ाम में आपको ये बनाना नहीं पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो। एग्ज़ाम में बस आपको करना क्या है कि आपको ये प्रॉफिट ऑलरेडी आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। इस प्रॉफिट को निकालना आपके पास ऐसा नहीं आएगा कि आपको प्रॉफिट निकालना, ये प्रॉफिट आपको गिवन होगा, बस इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना आपको सीखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस प्रॉफिट को यहाँ ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट से, ठीक है। जैसे 30,000 लिख दिया मैंने। अब इस 30,000 को आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। इस 30,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस के। अच्छा, ये जो पार्टनर्स हैं, याद रखना, ये जो पार्टनर्स हैं जब अपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनमें एक एग्रीमेंट हो सकता है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ सैलरी के रूप में, कि हम सैलरी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। मैं आपको बताऊंगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्या है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। करने को ये किसी भी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस बेस पर, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट निकला है, कहाँ से निकला है आपका नेट प्रॉफिट, इधर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो हमारे एक एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को, उसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सैलरी के रूप में हम आपस में बांट लेंगे, कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट लेंगे, कुछ हिस्सा कमीशन बांट लेंगे, या तो खाली सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10,000 तो हम सैलरी के रूप में आपस में इक्वल ले लेंगे। जैसे 5,000 ए ले रहा है, 3 पार्टनर है ना, तो मैंने मान लो 12,000 ले लिया, तो 30,000 में से 12,000 हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि 12,000 रुपये हम क्या करेंगे, आपस में इक्वल बांट लेंगे। तो बांट लिया इक्वल। कैसे बांट लेंगे, 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 और 4,000, ठीक है। तो इनमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये वाला आपका प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का हमें करना क्या है, इस प्रॉफिट में से ही हमें कुछ सैलरी आपस में बांटते हैं, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ कमीशन, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैंने आपसे बोला कि हमने क्या करा कि हमने एक एग्रीमेंट करा कि हम अपने प्रॉफिट को, ठीक है, जो हमारे पास आएगा उसमें से पहले कुछ हिस्सा सैलरी के रूप में इक्वल बांट लेंगे, ठीक है। अच्छा, 12,000 बांट ली, तो बचे कितने अब आपके सर, 30,000 में से 12,000 गए तो बचे कितने हमारे, तो आप बोलोगे सर 18,000 बचे। फिर हमने बोला जो भी बच जाएगा उसको फिर हम इक्वल बांट लेंगे, उसको भी इक्वल कितना हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 18,000 का इक्वल 6,000। तो जो हमने इक्वल बांटा 6,000 इसको हम किसके नाम से डाल देंगे, प्रॉफिट के नाम से, कि बैलेंस जो है वो प्रॉफिट के नाम से इक्वल बांट दिया जाएगा। तो इसको मैं आपको प्रॉपर वे से समझाऊंगा, मेरा मकसद है आपको समझाना भी अच्छे से, ताकि जब मैं फॉर्मेट समझाऊं तो आपको दिक्कत ना हो। तो करना क्या होता है कि जो प्रॉफिट से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा प्रॉफिट निकला है ना, उस प्रॉफिट को ही हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैलरी में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कमीशंस में, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इनमें ऐसा एग्रीमेंट ही नहीं है कि जो भी प्रॉफिट होगा फाइन, अगर वो प्रॉफिट के लेकर कोई वो नहीं है कि भाई इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, सैलरी में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कमीशन में लेके हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को इक्वल बांट देंगे। फिर कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता भैया सैलरी दे दो हमें, इसमें से कुछ हमें ये दे दो। भाई आप में कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ तो पूरा का पूरा प्रॉफिट तीनों में इक्वल बांट दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि भाई अगर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा सैलरी बटेगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, फिर भी अगर उसमें से कुछ प्रॉफिट में से निकलने के बाद कुछ बाकी रह गया उसको हम इस बेस पे बांट देंगे। तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट का एग्रीमेंट हुआ है तो बांटेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मैंने ये बात इसलिए आपको नहीं बताई थी, जो अब आपको समझ आ जाएगी कि पार्टनरशिप डीड है क्या। पार्टनरशिप डीड ये होता है कि ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स जिसमें कंडीशंस लिखी होती हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट निकला उस प्रॉफिट को लेकर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
उस प्रॉफिट में से क्या सैलरी भी थोड़ी सैलरी के रूप में बांटेंगे उस प्रॉफिट को, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांटेंगे, क्या कमीशन, क्या ये बात एग्रीमेंट में लिखी है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट को लेके कोई भी डीड नहीं बनी, साइलेंट है, तो हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर्स में इक्वल बढ़ जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप डीड अगर एग्रीमेंट में लिखा है प्रॉफिट को लेके कि प्रॉफिट को ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऐसे ऐसे करेंगे। अगर नहीं लिखा डीड उसको डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई ऐसी चीज़ तो वो विदाउट डीड होती है। तो उस केस में हमें कोई सैलरी नहीं लेनी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना, कोई कमीशन लेना, सीधा का सीधा जो प्रॉफिट दिया है उसको इक्वल बांट देना है, ठीक है। ये इस वीडियो में अभी मैंने आपको बस थ्योरी कंप्लीट कराई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका फॉर्मेट समझाऊंगा अच्छे से, और इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको कभी दिक्कत नहीं करेगी आगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।